हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज ये जो एमसीक्यू सेट आपके सामने हाजिर है, इस एमसीक्यू सेट के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशन जो लोग देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उसके साथ साथ जो लोग विनिंग वर्किंग एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास चाहे और ये सेकंड क्लास का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग भी इसको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा जो क्वेश्चन देखा गया है कि माइनिंग मेट में जो आता है, फोरमैन में भी वही सेम क्वेश्चन आता है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस विनिंग वर्किंग का जो पेपर है फर्स्ट क्लास के लिए और सेकंड क्लास के लिए, उनमें से भी काफ़ी सारा क्वेश्चंस मिलता जुलता है। तो दोस्तों, ऐसे आप मत सोचिए कि नहीं यहाँ पे लिखा गया है कि ये माइनिंग मेट या फोरमैन के लिए है तो हम लोग उसको नहीं देख सकते। हाँ, बात यह है कि लेजिस्लेशन पेपर जो लोग दे रहे हैं हो सकता है इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग माइनिंग मेट फोरमैन और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का विनिंग वर्किंग पेपर देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी मददगार होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। और वीडियो देखने के साथ साथ जो लोग मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following parameters decides the economic working limit of quarrying? Which of the following parameters decide the economic working limit of quarrying? यानी कि इसका मतलब यह है कि हम लोग जो क्वारिंग करते हैं या ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं उसका लिमिट कहाँ तक होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, या इनमें जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से किस किस पैरामीटर को कंसीडर करके ये डिसाइड किया जाता है कि किस लिमिट तक हम लोग माइनिंग करेंगे। यानी कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है हमारा अर्थ सरफेस है, इसका नीचे हमारा ओर है, मिनरल डिपॉजिट है, इसको हम लोग एक्सकावेट कर रहे हैं या माइनिंग करके निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ तक पूरा हमारा ओर है वहाँ तक पहुँचने के बाद ही हम ख़त्म करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा एंड तक ही हम पहुँच के कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक भी होना चाहिए। अगर हमारा ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सकावेशन का कॉस्ट से, तो ये इकोनॉमिक होगा क्या, ये भी एक पैरामीटर है। और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारा जो डिजायर्ड क्वालिटी है ओर का, ठीक है, कुछ लिमिट पार होने के बाद उस डिजायर क्वालिटी को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जितना भी ब्लेंडिंग करने से डिपॉजिट ही ऐसा है कि उसको और ज़्यादा माइनिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा हमारे लिए, तो उसको हम माइनिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारा फैक्टर्स है, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा फैक्टर को कंसिडर किया जाता है कि हम लोग कितना लिमिट तक एक्वायरिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, थिकनेस ऑफ द ओर बॉडी, यानी कि ओर बॉडी का थिकनेस कितना है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है थिकनेस ऑफ ओबी या ओवरबर्डन, ओबी का थिकनेस कितना है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है कि एक टन और निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन को हमको निकालना पड़ता है, उस जो रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। और हमेशा स्ट्रिपिंग रेशियो में ओबी क्यूबिक मीटर में रहता है और टन में रहता है। क्यों ऐसे किया गया है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं मेरा पहला वाला वीडियो, इसीलिए उनका जानकारी के लिए यहीं पे भी बता दे रहा हूँ कि स्ट्रिपिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, एक टन ओर निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ऑफ ओर को हमको एक्सकावेट करना पड़ता है या निकालना पड़ता है, उस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। तो इसीलिए ओवरबर्डन को क्यूबिक मीटर में रखा जाता है, क्योंकि ओवरबर्डन जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों का एक कॉम्पोजिशन है, उसमें एक टाइप का मटेरियल नहीं रहता है, सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए डेंसिटी बोलिए एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि तरह तरह का चीज़ें वहाँ पे मिला होता है। क्योंकि सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सेम नहीं है, सबका अलग अलग है,
तो उसको अगर हम टन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जनरली हम वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, यानी कि क्यूबिक मीटर को टन में कन्वर्ट करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी का मदद लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों का ये मिश्रण है, सबका डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, तो फिर हम डायरेक्ट कन्वर्सन नहीं कर पाएंगे। जैसे वॉल्यूम से जो हम कन्वर्ट करते हैं मास में, तब डेंसिटी का मदद लिया जाता है। तो अगर अलग अलग चीज़ मिला हुआ है, सबका अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग चीज़ों से मिल के ओवरबर्डन, इसमें नहीं कि सिर्फ सॉयल है ऐसे भी नहीं बोल सकते, सिर्फ कंकर है ऐसा नहीं, अलग अलग चीज़ें मिला रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्यूबिक मीटर में लेते हैं और ओर को टन में रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में थिकनेस ऑफ ओर बॉडी को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि थिकनेस मेन तो थिकनेस है, क्योंकि थिकनेस जहाँ तक है हम उतना तक ही कर पाएंगे। तो थिकनेस ऑफ ओर बॉडी को कंसीडर किया जाता है कि ओर बॉडी कितना थिक है, ओबी का थिकनेस कितना है, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है, ये तीनों चीज को कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टियोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश। ऑप्टियोमीटर करके जो एक डिवाइस है वो किस चीज मेजरमेंट के लिए यूज होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय डंपर, डंपर कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको मेजर करने के लिए। ऑप्शन बी, अल्टीट्यूड ड्यूरिंग ड्रोन सर्वे, हम लोग ड्रोन सर्वे करते हैं ना, तो उसमें अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, उसका हाइट को मेजर करने के लिए कि कितना हाइट में ड्रोन उड़ रहा है। ठीक है। तीसरा, कॉर्ब लाइन्स इन मैप, जो मैप में जो कॉर्ब लाइन रहता है उस लाइन को मेजर करने के लिए। ऑप्शन डी, ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन जो ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है ना ह्यूमन, उस सांस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्ब लाइन इन द मैप। मैप में कॉर्ब लाइंस जो रहते हैं उसको मेजर करने के लिए ऑप्टियोमीटर यूज होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोग को एक सलाह दूंगा कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सेट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, डिवाइस का नाम रहता है और वो किस पर्पज के लिए यूज होता है उसको पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग, आप जो नोट बना रहे हैं उसमें एक दो पेज छोड़ दीजिए, स्पेशली ये डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख के उसको यूज हम लोग करते हैं, उसका पर्पज क्या है उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का, उसको आप नोट कर लीजिए। तो जब एग्जाम के टाइम में, आप तो जानते ही हैं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार एक झलक देख लीजिए तो आपका नज़र में रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा 150 से ऊपर भी 150-200 के आसपास इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। काफ़ी सारा जो हमारा गाइड बुक रहता है, रमन सर का, कर्माकर सर का, वो सब किताब में दिया गया है, 50-100 तो दिया गया है। और उसके अलावा भी कुछ सारा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का नाम आपको एमसीक्यू सेट में मिल जाएगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी नया नया चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने टाइप का डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है, उस सब को बारे में मैं कुछ कुछ एमसीक्यू सेट में जानबूझ के डालता हूँ। तो इसीलिए आप एक नोट बना लीजिए, और जो जितना भी नया डिवाइस आप सुन रहे हैं, जो गिना चुना जानते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, ताकि हमेशा तो हर चीज़ याद नहीं रहता है, एक बार मतलब देखना ज़रूरी है। तो एक एक इकट्ठा रहेगा तो आपका मतलब मेमोराइज करने में आसान बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे करके भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which factors does not affect stability of the slope? Which factor does not affect stability of the slope? स्लोप स्टेबिलिटी का हम बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा डीजे में सर्कुलर भी आया है, गाइडलाइन भी आया है, जैसे 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा डंप डंप का ओवरऑल हाइट। ये जो स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी, इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ डंप का बात बोल रहे हैं, डंप का हो सकता है, बेंच का हाइट भी या उसका स्लोप भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी मतलब
स्टेबिलिटी का सवाल आता है, आपका दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हम डंप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेंच का भी बात हो सकता है। तो स्लोप स्टेबिलिटी का ऊपर जैसे स्लोप एसएसआर वगैरह हो गया, सबके ऊपर काफ़ी सारा डीजीएमएस का सर्कुलर भी आया हुआ है। तो वो सब सर्कुलर को अगर स्टडी करेंगे उसमें काफ़ी सारा एमसीक्यू मिल जाएगा, और उसी से ही मैं काफ़ी सारा एमसीक्यू डालता हूँ ताकि आपको एमसीक्यू का भी पता लग जाएगी किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आएंगे, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, स्लोप स्टेबिलिटी को इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, जियो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज रहता है रॉक का, वो स्टेबिलिटी स्लोप स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रॉक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक सौंप है, ठीक है, सौंप मतलब जहाँ पानी को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हमारा एक खुद का बनाया हुआ पानी टांकी माइंस के अंदर, पानी टांकी मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हमारा वर्किंग एरिया में ही, हमारा माइंस का लीज एरिया में ही किसी एक पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लोपिंग टाइप का है, काफ़ी जगह से कलेक्ट करके एक जगह पे हम रख सकते हैं, पानी को स्टोर करने से कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखेंगे उसके सराउंडिंग में जो चीज़ होगा, मान लीजिए पुराना माइन बेंच है जहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, वो भी हो सकता है, कुछ डंप हो सकता है, कोई सबग्रेड डंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही ही होगा। तो कहाँ सम्प बनाना है नहीं बना है उसका रिगार्डिंग भी काफ़ी गाइडलाइंस है। तो जो जहाँ मान लीजिए पुराना एक आपका क्वारी है जहाँ से आप माइनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से और क्वालिटी और नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम सम्प बनाएंगे, तो जो पानी स्टोरेज करके रखते हैं तो पानी का एक प्रेशर बनेगा कि नहीं, उसका जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो पुराना बेंच हो जो भी हो, उसके ऊपर कुछ प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा। तो वो जो प्रेशर है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का जो अपना प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रॉक। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ रॉक। चौथा बोल रहा है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, ऐसा नहीं, सब करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ जो रॉक का जो एक प्रॉपर्टी है उसके साथ स्लोप स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रॉक, ये सभी अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को। मान लीजिए आप जहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं पानी को, सम्प जहाँ बनाए हैं उस वो एक डंप को सटा हुआ है, तो उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो अप्लाई करेगा कि नहीं, और उस पानी का प्रेशर के वजह से उस एरिया का स्टेबिलिटी अफेक्ट होगा कि नहीं, जरूर अफेक्ट होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी आपका जो तालाब भी होता है, तालाब के चारों तरफ जो जमीन रहता है वो भी खिसकने लगता है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सब अफेक्ट करते हैं। बाकी जो थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ रॉक, ये जो प्रॉपर्टी है इसके साथ स्लोप स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ ब्लॉक मॉडलिंग इज टू डिटरमाइन द डैश, जो हम ब्लॉक मॉडलिंग करते हैं तो उसका मेन पर्पज क्या रहता है। ब्लॉक मॉडलिंग वगैरह काफ़ी सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर माइंस में यूज होता है, आप जानते हैं। ठीक है, जैसे क्वारी मास्टर हो गया, इस टाइप का काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर जहाँ पे ब्लॉक मॉडलिंग होता है। तो ये ब्लॉक मॉडलिंग हम जो करते हैं उसका पर्पज क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ओर बॉडी, डायरेक्शन ऑफ डीप इन द ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ द ओर बॉडी, डायरेक्शन ऑफ डीप इन द ब्लॉक, यानी कि जो आपका और ब्लॉक है उसका डीप किस डायरेक्शन में है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मिनरल इन द ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक में जिस और बॉडी का ब्लॉक को आप मॉडलिंग करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या ग्रेड का मिनरल किस लोकेशन में है, यानी कि उसका अलग अलग पोजीशन में आप उसका जो डिफरेंट ग्रेड्स रहता है उसको दर्शाया जाता है, और उससे ही डाटा लेके हम लोग ब्लेंडिंग का प्लान बनाते हैं।
चौथा बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन्स इन द ब्लॉक, ब्लॉक में जितना फॉल्ट प्लेन्स होगा उनका डायरेक्शन को दर्शाया जाता है या पता चलता है ब्लॉक मॉडलिंग करने से। तो इसका सही आंसर क्या है, क्यों ब्लॉक मॉडलिंग करते हैं, उसका पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य लेके हम ब्लॉक मॉडलिंग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। डिफरेंट ग्रेड्स जो रहते हैं हमारा वुड बॉडी में, मान लीजिए एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट में हर जगह तो एक टाइप का मटेरियल नहीं रहेगा ना, कहीं पे थोड़ा हाई क्वालिटी हाई ग्रेड मिलेगा, कहीं पे मीडियम ग्रेड, या मीडियम ग्रेड तो वर्ड नहीं बोल सकते, हाई ग्रेड या लो ग्रेड रहेगा, कहीं पे कुछ और के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी घुस जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लेयर लेयर में रहता है ना, ऐसा नहीं कि पूरा थ्रू आउट दो डिपॉजिट एक ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, कहीं पे रिजेक्ट भी घुस जाता है, ठीक है। तो एक और ब्लॉक के और का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में डिफरेंट टाइप का जो ग्रेड्स ऑफ ओर रहते हैं उसका पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है ब्लॉक मॉडलिंग करके, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक रिटार्डर इन डंपर डैश, जो हाइड्रोलिक रिटार्डर यूज होता है डंपर में, उसका पर्पज क्या है। प्रिवेंट इट्स टिल्टिंग फाइल अनलोडिंग, अनलोडिंग के दौरान टिल्टिंग, जो टिल्टिंग मतलब जो होता है ना वन साइड हो जाता है, एक साइड में खिसक जाता है, उसको बोलते हैं टिल्टिंग, ठीक है, झुक जाता है ना, जैसे बाइक में मान लीजिए कोई नया नया चलाता है या स्लिप हो जाता है तो एक वन साइड हो जाता है ना, फिर पैर रख के आप कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं टिल्टिंग हो जाना या वन साइड मतलब खिसक जाना, तो उसको प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है स्टॉप द व्हीकल इफ गेट अनकंट्रोल, यानी कि जब भी व्हीकल अनकंट्रोल होता है तो गाड़ी को बंद कर देता है, इंजन को स्टॉप कर देता है। तीसरा बोल रहा है प्रिवेंट इट्स स्पीड्स फ्रॉम एक्सीडिंग सर्टेन लिमिट व्हेन ट्रैवलिंग ए स्टीप डाउन ग्रेडियंट, यानी कि बहुत ही डाउन ग्रेडियंट में जब गाड़ी मूवमेंट करता है उसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि एक लिमिट से ज़्यादा वो स्पीड ना जाए, आप कितना भी एक्सीलेटर दबाएं या कितना भी ग्रेडियंट स्टीप हो, उस गाड़ी का जो मूवमेंट है, गाड़ी का जो स्पीड है, एक सेटल लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट होके रहेगा। चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिच, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन का बात हम बोले, ये तीनों का काम करता है हाइड्रोलिक रिटार्डर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिवेंट इट्स स्पीड फ्रॉम एक्सीडिंग सर्टेन लिमिट व्हेन ट्रैवलिंग ए स्टीप डाउन ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट में मान लीजिए ग्रेडियंट एक स्लोपी रोड है, यहाँ पे जो व्हीकल जाता है, अगर हम सर्विस नॉर्मल सर्विस ब्रेक यूज करते हैं तो स्किड होता है कि नहीं, तो स्किड नहीं होने के लिए हम रिटार्डर ब्रेक, जो हाइड्रोलिक रिटार्डर रहता है, हाइड्रोलिक रिटार्डर का अगर यूज करते हैं तो व्हीकल का जो स्पीड है, जो मूवमेंट है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एक सर्टेन लिमिट तक ही उसका स्पीड जाएगा, उससे आगे वो स्पीड अब जितना एक्सीलेटर दबाने से भी वो गाड़ी स्पीड नहीं जाएगा, तो इसमें कंट्रोल्ड वे में ड्राइविंग पॉसिबल हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हाइड्रोलिक रिटार्डर का काम क्या है, जब डाउन ग्रेडियंट में गाड़ी चलता है तो उसको स्पीड एक कंट्रोल्ड वे में मेंटेन होके रहे, इसलिए रिटार्डर ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रीक ऑफ कैल्साइट इज डेथ, कैल्साइट का स्ट्रीक क्या है। स्ट्रीक क्या होता है, स्ट्रीक होता है कि मान लीजिए कोई भी एक पत्थर, फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, इसका स्ट्रीक बोले तो क्या, इसका स्ट्रीक का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये पत्थर को लेके हम कहीं पे चट्टान पे मान लीजिए घिसेंगे तो एक लाइन पड़ेगा कि नहीं, कोई भी चीज़ को मान लीजिए चौक, जो व्हाइट बोर्ड सॉरी ब्लैक बोर्ड में हम चौक जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड यूज होता है, वहाँ पे हम चौक का ही व्हाइट, अगर ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो चौक का यूज करते हैं, तो चौक में जो लिखते हैं, जो खिस एक बार एक लाइन डालते हैं तो व्हाइट कलर का गार आता है कि नहीं, उसको बोलते हैं स्ट्रीक, यानी कि कोई भी पत्थर को घिसेंगे तो एक लाइन खींचेंगे मान लीजिए, तो जो लाइन का कलर दिखेगा वो होता है उसका स्टिक, यानी कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं उस पत्थर से तो लाइन का कलर जो है उस कलर को बोलते हैं उस पत्थर का स्ट्रीक। तो कैल्साइट का स्ट्रीक क्या, कौन किस कलर का होता है। कैल्साइट जो एक हमारा मिनरल है, जो ओर है, सॉरी मिनरल है, उसको अगर हम खींचेंगे, खींच के जैसे एक लाइन खींचेंगे तो किस कलर का निकलेगा,
वाइट, येलो, रेडिश या कलरलेस, यानी कि कोई लाइन, ऐसा जरूरी नहीं कि हर पत्थर का स्ट्रीक हो, कुछ पत्थर का स्ट्रीक नहीं होता है, यानी कि खींचने से अगर एक लाइन खींचेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि कुछ उसका कलर ही नहीं रहता है स्ट्रीक का। तो कैल्साइट का केस में क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हाइट। कैल्साइट का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जैसे चौक होता है ना, चौक को खींचेंगे तो व्हाइट कलर का लाइन हम देख पाते हैं, विजिबल होता है। तो कैल्साइट का कलर है, स्ट्रीक का कलर है व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द बीट, ये जो डायग्राम एक दिया गया है, इस डायग्राम किस टाइप का ड्रिल बीट है? ड्रैग बीट, क्रॉस बीट, बटन बीट, डायमंड बीट। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली माइनिंग मेट और फोरमैन एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन, जो डायग्राम पिक्टोरियल एमसीक्यू जो बोलते हैं ना, कि कुछ पिक्चर रहेगा उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जितने टाइप का हमारा ड्रिल बीट है सबको एक बार आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बीट कैसा है, क्योंकि हर बीट हर जगह यूज तो नहीं होता है, लेकिन आप थ्योरी तो जान सकते हैं, पिक्चर देख के तो आपको मतलब जानना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर बीट है ये है क्रॉस बीट, ठीक है, ऑप्शन बी क्रॉस बीट। आप देख सकते हैं ऐसे क्रॉस टाइप का दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस टाइप का उसका शेप हो रहा है कि नहीं, तो ये क्रॉस बीट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While blasting in fire areas, blast hole should not be charged if the temperature inside it exceeds gas। अगर फायर एरिया में हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं तो ब्लास्ट होल का जो होल के अंदर भी टेम्परेचर रहेगा कि नहीं, तो कितना डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होने से हम उस एरिया में ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग अवॉइड करेंगे उस एरिया से, क्योंकि हम एक्सप्लोडर ऐसे ही, क्योंकि अब एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन क्या बोलता है, अन एक्सप्लोसिव इज ए सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंजेस देमसेल्फ इंस्टैंटानियसली, यानी कि तत्क्षणात, हठात, सडनली, इनटू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस at high temperature and pressure when heat, flame और sudden shock is applied to it। तीन चीज चाहिए एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड होने के लिए। हीट चाहिए, हीट अगर हो मिलेगा तब भी एक्सप्लोड हो सकता है, फ्लेम अगर मिलेगा तब भी, फ्लेम मतलब जैसे हम मैच बॉक्स यूज करते हैं तो जो आग निकलता है ना, जो लकड़ी पे जिसमें पे हम आग लगाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया फ्लेम। और तीसरा चीज़ है सडन शॉक। सडन शॉक मतलब अगर पटक दें कुछ चीज़ को तो सडन शॉक लगेगा कि नहीं, एक धक्का लगेगा कि नहीं, तो ये तीनों चीज में से कोई एक चीज होने से भी वो एक्सप्लोड हो जाएगा एक्सप्लोसिव जो है, हीट, फ्लेम और सडन से, जो कि डेफिनेशन में ही है, अन एक्सप्लोसिव इज ए सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंजेस देमसेल्फ इंस्टेंटानियसली, यानी कि ऐसा नहीं कि लगा दिया कुछ टाइम गया, ऐसा नहीं, इंस्टेंट तुरंत, which which changes themselves instantaneously into a large volume of gases at high temperature and pressure when heat, flame or sudden shock is applied to it। तो जब हीट मिलने से भी एक्सप्लोड हो सकता है, तो अगर फायर एरियाज में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर ब्लास्ट होल का टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे ब्लास्टिंग हम नहीं करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 85 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80 डिग्री। अगर ब्लास्ट होल का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम उस एरिया में ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who may suspend any work person if found guilty contravening any statutory provision। यानी कि कोई भी आदमी अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कंट्रावेंशन करता है या ना मानता नहीं है, तो इनमें से कौन उसको सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूटी से? ओनर, एजेंट, मैनेजर। चौथा ऑप्शन बोल रहा है ओनर और एजेंट और मैनेजर, यानी कि इनमें से कोई भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ मैनेजर ही कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, ओनर, एजेंट या मैनेजर में से कोई भी उसको सस्पेंड कर सकते हैं। नहीं, आप पढ़े होंगे माइन एक्ट में प्रोविजन है, कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर ओनर एजेंट एक्शन नहीं ले सकते, जो भी लेना है मैनेजर का थ्रू ही ले सकते हैं वो। ठीक है,
तो कोई भी आदमी को अगर सस्पेंड करता है तो कौन करता है? मैनेजर ही कर सकते हैं, अगर वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी पे खिलाफ किया हो, स्टैट्यूटरी में जो प्रोविजन है उसको अगर अमान्य किया हो, तो मैनेजर ही एक्शन ले सकते हैं। ओनर एजेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A driver inside the mine shall not park his vehicle within a distance from the working area of mobile equipment। यानी कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है माइंस के अंदर, वो जो जहाँ पे मोबाइल इक्विपमेंट चल रहा है उससे मिनिमम कितना डिस्टेंस में ही पार्किंग कर सकता है। मान लीजिए एक डंपर चल रहा है, डंपर का ही एग्जांपल लेते हैं। एक ड्राइवर डंपर चला रहा है, उसको मान लीजिए किसी काम के लिए उतरना है, कोई भी रीजन हो सकता है पेशाब विसाब करने जाना है, तो पास में दूसरा इक्विपमेंट चल रहा है, मान लीजिए एक डोजर चल रहा है, पास में कुछ काम कर रहा है डोजर, या रॉक ब्रेकर चल रहा है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा? जो भी मोबाइल इक्विपमेंट उसके आसपास काम कर रहा होगा, उसी मोबाइल इक्विपमेंट से मिनिमम कितना डिस्टेंस इसको मेंटेन करना ही करना है, एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन माइंस। ऑप्शंस क्या क्या है? 25 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 मीटर। यानी कि कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट से, मान लीजिए यहाँ पे एक रॉक ब्रेकर काम कर रहा है, इससे अगर कोई ड्राइवर अपना गाड़ी को रोकना चाहे या पार्किंग करने का चाहे, मिनिमम 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये सेफ्टी पर्पज के लिए ये प्रोविजन है। मिनिमम 30 मीटर का जिन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो पार्किंग नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि उसके पास जाके पार्किंग कर दिया, वहाँ से कोई पत्थर छिटका, इसका डंपर का नुकसान हो गया, तो प्रॉपर्टी डैमेज मतलब एक एक्सीडेंट की नहीं हो सक। तो इसीलिए ये सब स्टैट्यूटरी प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट से अगर पार्किंग करना चाहता है तो मिनिमम 30 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज का सेट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। इसी टाइप का अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं एमसीक्यू सेट, तो चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।